शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इस पहले चैप्टर से लिखा हुआ है आपके पास में कि गौवंश के अगली टांगों के बीच में जो भाग पाया जाता है उसको क्या कहते हैं। द रीजन बिटवीन टू फोरलेग्स ऑफ कैटल इज कॉल्ड, ये आपका प्रश्न है। तो मैं आपको बता दूं, फोरलेग मतलब अगली टांगे, है ना। इन अगली टांगों की अगर हम बात करें तो अगली टांगों के बीच में एक मांसल भाग लटकता है, मांस का बना हुआ होता है, उसको हम कहते हैं अधर वक्ष। हिंदी में उसका नाम अधर वक्ष है, इंग्लिश में उसको ब्रिस्केट कहते हैं। आपको अतिरिक्त जानकारी देता हूँ कि ये भैंस वंशीय मतलब भैंस में ज़्यादा विकसित होता है। अधर वक्ष के बाद वाला भाग वक्ष कहलाता है, वक्ष के आगे वाला भाग पेट कहलाता है। अगर हम इसको देखें तो ब्रिस्केट के बाद में हमारे पास में चेस्ट या ब्रेस्ट होता है, और फिर अगर हम बात करें तो एब्डोमेन, जिसको हम पेट कहते हैं, वो होता है। तो ये हमारा पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में हमको एक और भाग मिला है, देखो अधर वक्ष के बाद में वक्ष ए ऑप्शन में है जिसको ब्रेस्ट कहा है, और जाउल भी एक शब्द मिला है। तो जाउल के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, कहीं ना कहीं देखिएगा आपको प्रश्न जरूर मिलेगा जाउल के ऊपर। तो जाउल क्या होता है, तो निचला जबड़ा होता है, निचला जबड़ा और गर्दन एवं गर्दन के बीच का जो भाग होता है, इंग्लिश में अगर हम कहें तो लोअर जॉ एंड नेक, इनके बीच में जो रीजन होता है उसी को हम जाउल कहते हैं, जाउल। तो ये हमारे पास निचला जबड़ा और गर्दन के बीच में होता है। तो ये हो गया पहला प्रश्न, ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न। वक्ष के बारे में भी आपको तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ मिल रहा है। तो पहले प्रश्न को समाप्त करने के बाद में हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा छोटी आंत का हिस्सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं छोटी आंत, है ना। ये लिखा छोटी आंत, छोटी आंत को स्मॉल इंटेस्टाइन कहा यहां पर। आपको जानकारी दे दूं कि यह 40 से 45 मीटर लंबी नली है, छोटी आंत की तरह ही। छोटी है तो फिर बड़ी भी होगी, बड़ी भी है ना, बिल्कुल है, बड़ी आंत कहेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन इसको कहेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में अगर हम देखेंगे तो इसकी लंबाई होती है 10 से 11 मीटर। ठीक, अब अगर हम बात करें तो छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग ग्रहणी होता है, दूसरा वाला भाग मध्य में होता है, उसको मध्यांत्र कहते हैं, और तीसरा वाला भाग शेषरांत होता है। तो प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग तीनों हो गए। इसको हम कहते हैं डियोडिनम, इसको हम कहते हैं जेजुनम, और इसको हम कहते हैं इलियम। तो ये तीनों भाग जो हैं आपको वहाँ पर नज़र आ रहे हैं, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। इसी तरह से अगर हम बात करें तो बड़ी आंत, बड़ी आंत में एक जो भाग होता है उसको हम कहते हैं सीकम। सीकम के बाद में दूसरा वाला भाग जो है उसका नाम है कोलन, और कोलन के बाद में अगर हम बात करें तो तीसरा वाला भाग होता है उसको कहते हैं मलाशय। मलाशय को इंग्लिश में रेक्टम कहा जाता है, और आप देख सकते हैं कि रेक्टम या मलाशय बड़ी आंत का भाग है, वो छोटी आंत का भाग नहीं है। तो इस प्रश्न में हमारा उत्तर डी रेक्टम वाला नजर आएगा कि छोटी आंत का कौन भाग नहीं है, तो वह कौन है, मलाशय। ठीक है, चलो दूसरे प्रश्न के साथ में, दूसरे प्रश्न में मैंने आपको छोटी आंत और बड़ी आंत की लंबाई और उसके विभिन्न भागों की जानकारी भी प्रदान कर दी है। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। ये रहा तीसरा प्रश्न, मिल्क सिंथेसिस टेक प्लेस इन, है ना, दूध का निर्माण कहाँ पर होता है। तो देखिए बड़ी सरल सी बात है, अगर आप यहाँ पर पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, तो आपको आगे बहुत सारे प्रश्नों के जवाब अपने आप मिलेगा। दुग्ध का निर्माण, है ना, दुग्ध निर्माण जिसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मिल्क सिंथेसिस।
दुग्ध निर्माण या मिल्क सिंथेसिस जो है वह अयन के अंदर ग्रंथियां हैं, ध्यान से सुनिए, अयन है, अयन को इंग्लिश में अडर कहते हैं, और जो गाय ज़्यादा दूध देती है उसका अडर उतना ज़्यादा बड़ा होता है, उसके अंदर मिलने वाली रक्त ले जाने वाली शिराएं भी बड़ी होती हैं। अयन के अंदर हमें मिलती है स्तन ग्रंथियां। स्तन ग्रंथियों की अगर हम बात करें तो स्तन ग्रंथियों को ही कहते हैं मेमोरी ग्लैंड, और मेमोरी ग्लैंड स्तन ग्रंथियां जो है उनके अंदर, है ना, उनके अंदर जब आप जाओगे तो आपको छोटे छोटे कुंड दिखाई देंगे। वो जो कुंडनुमा रचनाएं हैं जिनके अंदर दूध का निर्माण हो रहा है उनको हम कहते हैं, इन कुंडनुमा रचनाओं को कुपिकाएं, और इन कुपिकाओं के अंदर दूध का निर्माण होता है, इसलिए इसको बोलते हैं दुग्ध क्षरण कुंड। दुग्ध क्षरण कुंड या कुपिकाओं को अंग्रेजी में एल्व्यूलाई भी कहा जाता है। तो एल्व्यूलाई नाम की रचना जो है वहाँ पर आपको दूध का निर्माण मिलेगा। देखिए, दूध का निर्माण कुपिका में होता है ना, कुपिका के अंदर दूध का निर्माण हुआ है, और दूध का निर्माण कराने के लिए एक रसायन जिम्मेदार है जिसका नाम है प्रोलेक्टिन। तो प्रोलेक्टिन हार्मोन के कारण ही दूध का निर्माण कुपिकाओं में होता है। कुपिकाएं जितनी ज़्यादा होगी ग्रंथियां उतनी बड़ी होगी, और ग्रंथियां बड़ी होगी तो अयन का आकार भी बड़ा होगा। तो दुधारू पशुओं में खरीदते समय हमें अयन को देखना चाहिए, अयन का आकार बड़ा होना चाहिए। तो दूध निर्माण की जो क्रिया है उसको हम कहते हैं लैक्टोजेनेसिस। तो लैक्टोजेनेसिस मतलब दूध का निर्माण है, ठीक है। और लैक्टोजेनेसिस के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार है उसका नाम है प्रोलेक्टिन हार्मोन, और जहाँ पर हो रहा है वो कुपिकाएं दुग्ध क्षरण कुंड या एल्वेलाई के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर ए ऑप्शन रहता है। साथ ही मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो स्तन ग्रंथियाँ जिनको मेमोरी ग्रंथियाँ कही है, यह श्वेत ग्रंथियाँ मतलब स्वेट हम बोलते हैं पसीना, तो श्वेत ग्रंथियों का रूपांतरण होती है। पसीना निकालने वाली ग्रंथियां रूपांतरित होकर दूध बनाने लग जाती हैं और उनको हम नाम देते हैं स्तन ग्रंथियां। तो किसका रूपांतरण है, यह हमसे कहीं ना कहीं प्रश्न जरूर मिलेगा। देखो, इन्हीं से संबंधित है। तो स्तन ग्रंथियां श्वेत ग्रंथियों का क्या होती है, रूपांतरण, ठीक है। तो ये हमने तीसरे नंबर का प्रश्न पढ़ा, साथ में इसका उत्तर ए है। अगला चौथे नंबर का प्रश्न है, पशु शरीर के अंदर सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है। तो कठोरतम पदार्थ की बात करें तो हार्डेस्ट मटेरियल, तो शरीर के अंदर सबसे हार्ड मटेरियल जो है उसका नाम है इनेमल। देखिए, आपको प्रश्न का उत्तर ए ऑप्शन में मिल रहा है जिसको हम कहते हैं इनेमल। इनेमल जो है उसको दंत प्लवक भी कहते हैं। अब देखो, दंत वल्क से समझ में आता है कि दांत के ऊपर वाला हिस्सा है, तो दांत का ऊपरी आवरण जो है वो इनेमल का बना है, दंतवल्क कहलाता है, कठोरतम पदार्थ होता है। तो शरीर का कठोरतम पदार्थ इनेमल दंतवल्क है जो कि दांत का ऊपरी आवरण होता है। अगर हम बात करें तो प्रश्न में अस्थि और उपास्थि भी है, तो हड्डी जो है वह भी कठोर पदार्थ है, पर उससे भी ज़्यादा कठोर पदार्थ का नाम क्या है, इनेमल। ध्यान देने वाली बात है कि गाय के शरीर में 180 हड्डियाँ हैं, 180 हड्डियाँ, मुर्गी के शरीर में 168 हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो परीक्षा के हिसाब से हड्डियों मतलब अस्थियों की संख्या भी हमसे पूछी जा सकती हैं। साथ ही साथ एक और बात बता देता हूँ, जब हड्डियाँ बात पता चल रही है तो हड्डियों के लिए एक विटामिन है, उस विटामिन का नाम है विटामिन डी। तो हड्डियों को मजबूत बनाने वाला विटामिन कौन सा है, विटामिन डी। यह प्रश्न भी आपको याद रखना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 4 नंबर के बाद में 5 नंबर का प्रश्न है कि रेंचिंग आम बात है, तो साधारण सा प्रश्न है। रेंचिंग जो है ऑस्ट्रेलिया देश में आम बात मानी जाती है।
अगला प्रश्न है हमारे पास में 6 नंबर का, जिसकी हम बात कर रहे हैं। अगर रेंचिंग की हम बात करें तो रेंचिंग ऑस्ट्रेलिया में होने वाली जानवरों की चराई से संबंधित एक क्रिया है। 5 के बाद में 6ठा नंबर है, हमसे पूछा है सुअर की फैमिली, सुअर स्वाइन आर बिलोंग्स टू विच फैमिली, सुअर का कुल कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सुअर जो है, सुअर, तो सुअर के लिए हम छोटी सी कहानी देखते हैं। जब भी कोई वर्गीकरण हो तो वर्गीकरण में संघ आता है, संघ के पहले जगत आता है, जगत है जंतु जगत, संघ जंतु जगत को एनिमेलिया कहते हैं, और संघ जो है वो कॉर्डेटा है, जिनकी पीठ में रीढ़ की हड्डी होती है, कशेरुका जिसको बोलते हैं। फिर अगर हम बात करें वर्ग, तो वर्ग है स्तनधारी, मेमरी ग्लैंड्स, मेमेलिया बोलते हैं इनको। वर्ग के बाद में गण आता है, गण है अंगुलेटा, अंगुलेटा मतलब जिनमें खुर होते हैं, और उसमें भी एक उपगण है, उस उपगण का नाम है आर्टियोडेक्टाइला, आर्टियोडेक्टाइला। और आर्टियोडेक्टाइला में 3 परिवार होते हैं। तो परिवार की अगर हम बात करें तो परिवार में एक परिवार है बोविडी, गाय भैंस भेड़ बकरी जो जुगाली करने वाले हैं उनका परिवार है बोविडी। दूसरा परिवार सुअर का है जिसको हम कहते हैं स्वीडी, और तीसरा जो परिवार है वो ऊँट का है, उसको कहते हैं कैमेलिडी। तो ये 3 परिवार हैं। ये पहला परिवार है जिसके अंदर जुगाली करने वाले पशु हैं, इसमें जुगाली, झूठा जुगाली करने वाला कैमेलिडी में आता है, और जो जुगाली नहीं करता है वो है सुअर, और सुअर जो है वो स्वीडी परिवार से संबंधित है। तो आपको ये वर्गीकरण की पूरी कहानी मैंने यहाँ पर समझाई है। ध्यान दीजिए, बोविडी परिवार के अंदर जुगाली करने वाले रोमंथी पशु होते हैं, कैमेलिडी में अरोमंथी नहीं, झूठा रोमंथी ऊँट होता है, और जो जुगाली नहीं करते हैं वो स्वीडी के अंदर आते हैं। तो स्वीडी मतलब सुअर, सुअर जुगाली नहीं करता है। ठीक है, तो ये एक प्रश्न था वर्गीकरण से संबंधित, जिसमें हमने वर्गीकरण की बड़ी लंबी चौड़ी कहानी देख ली है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि किरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि किरेटिन प्रोटीन जो है, किरेटिन प्रोटीन आर फाउंड इन, तो किरेटिन प्रोटीन कहाँ मिलेगा, देखो रे देखो, किरेटिन प्रोटीन, किरेटिन प्रोटीन जो है खुर, हूफ जिसको बोलते हैं उसमें मिलेगा। खुर के अलावा बाल, बाल को ही हम बोले तो ऊन भी बोलते हैं, ऊन में भी मिलेगा। फिर अगर हम बात करें तो सींग और नाखून में भी मिलता है। तो उपरोक्त प्रश्न को अगर हम देखें तो किरेटिन प्रोटीन आर फाउंड इन, तो डीएनए, हेयर, आर्टरीज और कनेक्टिव टिश्यू, तो हम जानते हैं कि बालों के अंदर, खुर के अंदर, ऊन और सींग नाखून के अंदर हमें किरेटिन प्रोटीन प्राप्त होता है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर के बाद में। अगला 8 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि शिखर स्त्रावी है। शिखर स्त्रावी को अपन समझते हैं, शिखर स्त्रावी, इसको इंग्लिश में कहते हैं एपोक्राइन, है ना। तो उदाहरण में अगर आप देखेंगे तो आपको एपोक्राइन या शिखर स्त्रावी का उदाहरण जो है स्तन ग्रंथियां या मेमोरी ग्रंथियां मिलेगी। स्तन ग्रंथियां या मेमोरी ग्रंथियों की अगर हम बात करें तो ये ग्रंथि है, ग्रंथि की एक कोशिका है, इसके अंदर ये स्त्राव भरा हुआ है। ये जब स्त्राव निकलता है तो इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये स्त्राव बाहर आ गया तो ये आकार में परिवर्तन नहीं होता है, शिखर से यहाँ से धीरे से निकला सारा पदार्थ बाहर चलेगा। तो इसी ग्रंथियों को हम शिखर स्त्रावी ग्रंथियाँ या एपोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो हमारी स्तन ग्रंथियाँ या मेमोरी ग्रंथियाँ जो है वह स्तन ग्रंथियाँ, मेमोरी ग्रंथियाँ, उन्हें शिखर स्त्रावी ग्रंथियों की श्रेणी में रखा जाता है। अगला है हमारे पास में, भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम बताइए। देखो
जूलॉजिकल नेम ऑफ बफेलो। तो भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम, भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है बुबेलस बुबेलिस। तो बुबेलस क्या हो गया, उसका वंश हो गया, और बुबेलिस उसकी क्या हो गई, जाति। तो ये वंश और जाति। गाय की बात करें तो देसी गाय होती है। देसी गाय का नाम पूछ ले अगर अगली बार तो हम कहेंगे बॉस इंडिकस। भाई देश मतलब भारत, और भारत के अंदर मिलती है इसलिए नाम हो गया इंडिकस। तो बॉस इंडिकस। उसी तरह से अगर विदेशी की बात करें तो विदेशी के अंदर जो मिलेगा उसे कहेंगे वैज्ञानिक नाम, वो है बास टॉरस। ये देसी गाय जो है इनके अंदर कुबड़ होती है, विदेशी गाय में कुबड़ नहीं होती। पीठ पर ऐसी ऊंची हुई रचना को कुबड़ या हम्प कहते हैं। तो कुबड़ वाली गाय है, हम्प वाली गाय। और गलगंबल होता है जिसको इंग्लिश में ड्यूलैप कहते हैं। तो ड्यूलैप या गलगंबल जो तापमान नियंत्रण करने का काम करता है। तो गलगंबल और कुबड़ या कुकंद के नाम से जाना है इसको। ये आपको भारतीय गायों में मिलेगा, विदेशी गायों में मिलने वाला नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपके पास में बॉस बुबेलिस, बॉस इंडिकस, कैप्रा हिरकस, 3 नाम है। तो बेटा देखो कैप्रा हिरकस ये बकरी का वैज्ञानिक नाम है, ठीक, सी ऑप्शन बकरी का वैज्ञानिक नाम। बॉस इंडिकस आपको देसी गाय का नाम है, और बॉस बुबेलिस जबकि ये कहीं से कहीं तक मेल ही नहीं खाता है। पर अब क्या करें, परीक्षा में बुबेलस बुबेलिस ज़्यादा सही है, पर हम बुबेलिस उसकी जाति से उसको पहचान रहे हैं कि भैंस की जाति बुबेलिस है, तो यहाँ से हमने बुबेलस बुबेलिस। पर परीक्षा में बॉस बुबेलिस, बुबेलस बुबेलिस दोनों शब्द आएँ तो उसका ये वाला नाम जो है वो ज़्यादा सही है। ये प्रश्न जो है परीक्षा में जिस तरह से आया था उसी तरह से आपको बताया है, और इस प्रश्न का उत्तर आपको ए लगाना है, ठीक है। अगला है कि मवेशी मतलब गाय का संघ क्या है। तो अभी आपको याद हो तो हमने मवेशियों का संघ देखा था। मवेशियों का संघ जो था वो कॉर्डेटा था। कॉर्डेटा जिसकी पीठ के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, कशेरुक दंड कहते हैं। इसका उत्तर जो है हमारे पास में ए मिलेगा। ए के बाद में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10 के बाद में अगला प्रश्न। मैंने आपको अभी जैसे कहा था कि अगर हमारे पास में पुराने प्रश्न जैसे हमने पढ़ा उसके आसपास का थोड़ा सा ध्यान दिया तो आने वाले सालों में ये हमको उस सूअर का परिवार था, तो सूअर का परिवार पढ़ने में मैंने उसके आसपास की चीज़ें आपको थोड़ी सी बताई थी। अब उसी से संबंधित ये प्रश्न देखिए आपको 10 नंबर पर मिल गया कि संघ कौन सा है। तो संघ हमने कौन सा बताया इस प्रश्न में, कॉर्डेटा। इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है, ए। चलो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। दूध उतरने में कौन सा हार्मोन मदद करता है। देखो दूध उतरना, तो पहले तो दूध उतरना शब्द जो है उसको हम कहते हैं लेट, अंग्रेजी में लेट डाउन ऑफ मिल्क। लेट डाउन ऑफ मिल्क या दूध उतरने को ग्रामीण परिवेश में कहते हैं पसवाना, है ना। तो अब इससे संबंधित छोटी छोटी बातें हैं। दूध बना कहाँ पर, तो अभी अभी हमने पढ़ा था कुपिकाओं में बना, एल्वेलाई जिसको बोला। कुपिकाओं से नीचे उतरता है थन में, तो दूध का कुपिका से निकलकर थन में पहुंचना दूध उतरना या लेट डाउन ऑफ मिल्क या पसवाना कहलाता है। अब पसवाने के लिए जो ग्वाला रहता है वो थनों को हाथ लगाता है, थनों से संवेदना स्टिमुलेशन दिमाग के पास जाते हैं, दिमाग को हम कहते हैं मस्तिष्क, और मस्तिष्क के अंदर एक ग्रंथि है उसका नाम है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर हम देखें पीयूष ग्रंथि, तो ग्रंथियों की ग्रंथि मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती, अन्य ग्रंथियों का भी यह नियंत्रण करती है, इसलिए इसको हम कहते हैं मास्टर ग्रंथि। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है ना। बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, यकृत। यकृत को अंग्रेजी में कहते हैं लीवर, ठीक।
तो ये पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि के 3 भाग होते हैं, एक होता है अग्रभाग, एक मध्य भाग और एक पश्च भाग। तो इसके पश्च भाग से एक रसायन निकलता है, उस रसायन का नाम है ऑक्सीटोसिन। तो ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, इसी हार्मोन के प्रभाव में इन कुपिकाओं से दूध थनों में उतरता है, और थनों में दूध का उतरना लेट डाउन ऑफ मिल्क या पसवाना कहलाता है। ऑक्सीटोसिन का प्रभाव 5 से 7 मिनट होता है, और इसी समय में हमें दूध दोहन का कार्य कर लेना चाहिए। तो दूध दोहन का उत्तम समय कितने मिनट है? 5 से 7 मिनट। तो 5 से 7 मिनट में आप दूध दोहन का कार्य आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर तो आपको मिल गया कि दूध उतरने में या लेट डाउन ऑफ मिल्क में कौन मदद करता है। तो उस हार्मोन का नाम आपके पास में क्या है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के बाद में हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास में, अगला प्रश्न है दूध स्रावित करने वाला हार्मोन ऑक्सीटोसिन निम्न में से स्रावित होता है। तो अभी अभी हमने यह प्रश्न पढ़ा, कहाँ से स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। और पीयूष ग्रंथि में अगर हम बात करें तो हमारे पास में पीयूष ग्रंथि के पश्च पीयूष ग्रंथि, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पश्च पीयूष ग्रंथि से इसका निस्त्रावण होता है। तो ये पश्च वाले भाग से निकल कर आया है। पश्च जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर पार्ट, तो पश्च पीयूष ग्रंथि से निकल कर आया है, और उस हार्मोन का नाम क्या है? ऑक्सीटोसिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए वाला हमारा है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। रोमंथी पशुओं में निम्नलिखित में से किस आमाशय में? अब भाई नया प्रश्न देखो, जोरदार, बहुत देर बाद आमाशय की कहानी खुली है। तो सबसे पहले हम उन पशुओं की बात करते हैं जो जुगाली करते हैं। तो जो जुगाली करते हैं उनको हम कहते हैं रोमंथी पशु। रोमंथी पशु की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, रोमंथी पशु के अंदर आमाशय होता है। इस आमाशय के 4 भाग हैं, इसलिए इस आमाशय को हम संयुक्त आमाशय कहते हैं। मैं क्रम अनुसार लिख रहा हूं। पहले वाले भाग का नाम है रोमंथिका, इंग्लिश में कहते हैं रूमेन। सबसे बड़ा भाग यही है, प्रथम भाग और बड़ा भाग। दूसरा है मधुकोश, मधुकोश छानने का काम करता है, छोटा भाग है, रेटिकुलम नाम से जानते हैं इसको। तीसरा भाग है ओमेजम, ओमेजम को हम कहते हैं ओमेजम। चौथा भाग है एबोमेजम, एबोमेजम को हम लिखते हैं एबोमेजम। इन चारों भागों को याद रखना हो तो आर आर ओ ए, आर लगाए तो रोए, ठीक है। अब सबसे बड़ा भाग रोमंथिका प्रथम भाग, द्वितीय भाग मधुकोश छानने का काम करता है, तीसरा भाग ओमेजम है जो कि ऊंट में नहीं होता है, चौथा भाग एबोमेजम जो सब में होता है। जो सब में होता है उसको सत्य आमाशय या वास्तविक नाम से जानते हैं। तो ट्रू या वास्तविक या यथार्थ के नाम से जानते हैं एबोमेजम, जो जन्म के समय बछड़े में भी होता है, जबकि ये तीनों भाग जन्म के समय होते नहीं हैं। इनका निर्माण उम्र के साथ 4 से 6 सप्ताह पर शुरू होता है और लगभग 6 महीने पर पूर्ण होता है। तो इन भागों का निर्माण जन्म के समय नहीं है, जन्म के समय केवल कौन है? एबोमेजम। तो दिए गए प्रश्न में जो हमें 100 परतों वाला भाग बताया गया है, तो 100 परतों वाला भाग जो है उसका नाम है ओमेजम, जो तीसरे नंबर पर उपस्थित होता है। चौथे नंबर पर एबोमेजम है, इसी के अंदर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियां जिनको कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो ग्रंथियां जिसमें मिलेगी, गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसमें मिलेगी, वह भाग कौन सा हो गया है? तो चतुर्थ आमाशय। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारे पास में कि
निम्न में से कौन सा नर जनन तंत्र का भाग नहीं है? देखिए, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। तो सबसे पहले जब हम पढ़ रहे हैं तो बड़े आसानी से नर की बात करते हैं। नर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण अंग का नाम है वृषण। वृषण जहाँ रखे हैं उसका नाम है वृषण कोश। वृषण कोश थैलीनुमा रचना है जो तापमान कम बनाए रखती है। वृषण शुक्राणुओं का निर्माण करता है। यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं एक नली में जिसका नाम है अधिवृष नलिका। इसको इंग्लिश में कहते हैं एपिडाइडिमस, इसको कहते हैं स्क्रोटम, इसको कहते हैं टेस्टीज। ये एपिडाइडिमस। फिर अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो शुक्रवाहिनी है। शुक्रवाहिनी को वॉस डिफरेंस कहते हैं, है ना। अगर शुक्रवाहिनी को काट देते हैं तो प्रोग्राम का नाम होता है नसबंदी, उसको कहते हैं इंग्लिश में वेसेक्टोमी। और नसबंदी या वेसेक्टोमी करने के बाद में जो नर होता है उसको हम कहते हैं टीजर सांड। ठीक है, तो शुक्रवाहिनी के बाद में ग्रंथि है शुक्राशय ग्रंथि। नर जनन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि मांसाहारी पशुओं में नहीं होती है। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, मांसाहारी पशुओं में शुक्राशय ग्रंथि नहीं होती। फिर होती है पुरुष ग्रंथि। पुरुष ग्रंथि के बाद में है कंदमूत्रिपथ ग्रंथि। कंदमूत्रिपथ ग्रंथि उसके बाद में अगर हम बात करें तो हमारे पास में होता है नर के जनन का सबसे बाहरी अंग जिसको शीश्न या पेनिस कहते हैं। ये कंदमूत्रिपथ को कहते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। ठीक है, पुरुष को कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। यही तो वो है जो वीर्य को गंध प्रदान करती है। शुक्राशय ग्रंथि, समाइनल वेसिकल, ये जो है शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करती हैं। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर है, पर जनन की बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? शुक्राशय ग्रंथि। अब अगर हम देखें तो नर के बाद में मादा जनन तंत्र भी लगे हाथ देख ही लेते हैं। मादा के अंदर जहाँ पर अंडाणु बनते हैं उस जगह का नाम है अंडाशय। अंडाशय से अंडाणु निकलकर एक वाहिनी में जाएंगे, उसका नाम है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी को ही कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब, है ना। इसको इंग्लिश में ओविडक्ट कहते हैं। अंडाशय को ओवरी कहते हैं। फिर सींग के समान रचनाएं नजर आती हैं जिनको कहते हैं गर्भाशय श्रृंग। गर्भाशय श्रृंग के बाद में हम बात करें तो गर्भाशय होता है। गर्भाशय के बाद में होती है गर्भाशय की गर्दन जिसको गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। और गर्भाशय ग्रीवा के बाद में अगला जो भाग होता है उसको योनि कहते हैं। और सबसे भारी भाग होता है भगशेफ जिसको अंग्रेजी में वल्वा कहते हैं। योनि को वेजाइना कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा को सर्विक्स कहते हैं। गर्भाशय को यूटेरस कहते हैं और इसको कहते हैं यूटेराइन हॉर्न। देखो, अब आपके प्रश्न का उत्तर तो हो गया कि कौन सा भाग नहीं है। तो कौन सा भाग नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर देखें तो हमें सी मिल रहा है, फेलोपियन नलिकाएं। ठीक है, तो फेलोपियन नलिकाएं इस प्रश्न का उत्तर है क्योंकि वो मादा का भाग है, नर का भाग नहीं है। और ये अधिवृष नलिका, वृषणकोश, वृषण, ये सब नर के भाग हैं। लगे हाथ महत्वपूर्ण प्रश्न। अंडवाहिनी की लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर आपसे पूछी जा सकती है। गर्भाशय श्रृंगों की संख्या 2 होती है। गर्भाशय ग्रीवा जो है और इनकी लंबाई 35 से 40 सेंटीमीटर है।
जन्म नलिका योनि की लंबाई 25 से 35 सेंटीमीटर होती है। बच्चा जहाँ रहता है उस जगह का नाम है गर्भाशय। तो गर्भाशय के अंदर अगर हम गाय में देखें तो 282 दिन तक रहता है और भैंस में 310 दिनों तक गर्भाशय में वो रहता है। तो ये हमारे पास में नर और मादा से संबंधित महत्वपूर्ण भाग है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे श्वसन तंत्र की वायु नली विंड पाइप के नाम से जाना गया है? तो विंड पाइप की अगर हम बात करें तो विंड पाइप जो है वो ट्रेकिया को कहते हैं। श्वास नली जो है, श्वसन तंत्र में जो श्वास नली है उसको हम कहते हैं ट्रेकिया, और ट्रेकिया से ही वायु का आदान प्रदान होता है, तो उसे ही विंड पाइप के नाम से जाना गया है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास में अगला प्रश्न है, बोमेन कैप्सूल इज रिलेटेड, बोमेन कैप्सूल का संबंध किससे है? तो मैं बता दूं आपको कि हमारे शरीर में किडनी है जो रक्त को छानने का काम करती है। किडनी को हम वृक्क कहते हैं। वृक्क के अंदर नेफ्रॉन नाम की रचनाएं होती है और नेफ्रॉन नाम की रचना के अंदर होता है बोमेन कैप्सूल। तो आपसे पूछा गया कि बोमेन कैप्सूल का संबंध किससे है, तो आप बता सकते हैं कि उसका संबंध किससे है? किडनी से है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मवेशी के सिर के किस हिस्से को पोल कहा जाता है? विच पोर्शन ऑफ हेड ऑफ कैटल इज कॉल्ड पोल? तो मैं आपको बता दूं कि आगे सींग होते हैं दो दो, और सींगों के बीच में एक उठा हुआ भाग होता है। तो सींगों के बीच में इस उठे हुए भाग को हम कहते हैं पोल। तो ये सींगों के बीच में उठा हुआ भाग है जो कि हमें सी ऑप्शन में मिल रहा है, रेज्ड पोर्शन बिटवीन द हॉर्न्स, सींगों के बीच उठा हुआ भाग। अगला है ज्वाइंडिस, ज्वाइंडिस मतलब पीलिया। तो पीलिया का संबंध जो है वह यकृत से होता है। यकृत को हम क्या बोलते हैं? लीवर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ ब्रेन, वो है प्रमस्तिष्क, जिसको हम कहते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम बी ऑप्शन में हमें दिया गया है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं कि गाय में मधचक्र की अवधि। तो गाय में मधचक्र जो है वह कुछ 21 दिन का होता है। तो हमारे पास में 18 से 21 दिन वाला उत्तर जो बी ऑप्शन में है वो रहेगा। देखिए मधचक्र की मैं आपको कहानी बताता हूँ। मधचक्र में 4 अवस्थाएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण, मधचक्र की एक अवस्था का नाम है मधकाल। मधकाल को हम कहते हैं ईस्ट्रस। ईस्ट्रस वही समय है जहां पर नर और मादा का मिलन करवाया जाता है, तो इसको हमने मधकाल नाम दिया है। मधकाल जो है 24 से 30 घंटे के लगभग पशुओं में होता है और इसकी 3 अवस्थाएं हैं। ये आपको परीक्षा में ध्यान देना है। प्रश्न आ जाएगा कि मधचक्र की कितनी अवस्थाएं, तो 4, और मधकाल की कितनी अवस्थाएं, तो उसकी अवस्थाएं कितनी है हमारे पास? 3। मधचक्र जो है वो लगभग 21 दिन का होता है। मधकाल 24 से 30 घंटे का पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा है कि कौन सा भाग अक्षीय, एक्सियल एस्केलेटन सिस्टम, हमारे शरीर में 180 हड्डियां, हमारे शरीर मनुष्य में 206, पशुओं में 180 हड्डियां पाई जाती हैं। कुछ हड्डियां जो है हाथ और पैरों में पाई जाती हैं। हाथ और पैर के अंदर पाई जाने वाली जो हड्डियां होती है वह पेक्टोरियल स्केलेटन सिस्टम बनाती हैं। ठीक है, पेक्टोरियल पर यहाँ पर हमसे पूछा क्या है? अक्षीय, एक्सियल। तो एक्सियल के अंदर अगर हम बात करें तो ए ऑप्शन में हमारे पास लिखा है अल्ना और रेडियस। तो रेडियस और अल्ना नाम की हड्डियां तो हाथों में पाई जाती हैं, तो ये तो पेक्टोरियल का भाग हो गया है ना। इसी को हम बोलते हैं हिंदी में श्रोणी मेखला। बी ऑप्शन में स्कल और वर्टिब्रा। स्कल मतलब ये खोपड़ी और वर्टिब्रा मतलब ये पीठ में रीढ़ की छोटी छोटी हड्डियां। ये जो है अक्षीय, एक्सेलेटन एक्सियल
स्केलेटल सिस्टम में कंसिडर होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? बी। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक गाय अपने दैनिक जीवन में शरीर भार का कितने %, तो शरीर भार का जो है वह लगभग 2 से 3% देती है। तो 2 से 3% के लगभग में हमारा उत्तर 8% वाला है। तो इस प्रश्न का उत्तर डी या 8% है। अगला, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान मानद विश्वविद्यालय, तो मानद विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है डेयरी रिसर्च की, वह आपको हरियाणा में मिलेगी। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देसी मवेशी किसकी उपस्थिति के कारण जाने जाते हैं? अभी वैज्ञानिक नाम पढ़ाए थे, उस समय आपको मैंने बताया था कि देसी मवेशी अपनी कुबड़ के कारण जाते हैं, हम्प, इसलिए इसका सही उत्तर सी है। अगला प्रश्न है, गाय का वास्तविक पेट चौथे आमाशय को बोलते हैं। चौथे नंबर पर कौन था? तो चौथे नंबर पर था RROA। से कौन आ रहा है? बी ऑप्शन में, एबोमेजम। तो इसका सही उत्तर कौन हो गया? एबोमेजम। अगला प्रश्न है, मवेशियों के पेट का सबसे बड़ा उपखंड, लार्जेस्ट कंपार्टमेंट ऑफ स्टमक की बात पूछिए। तो लार्जेस्ट कंपार्टमेंट जो है पहला वाला पार्ट ही है, उसको रूमेन या रोमनथिका हम कहते हैं। इंग्लिश में रूमेन और हिंदी में रोमनथिका। आपको लग सकता है कि हिंदी में ऑप्शन क्यों नहीं आते हैं। मैं बता दूं आपको कि हिंदी में ऑप्शन जब आएंगे तो वो रूमेन को र में ऊ के बड़ा रू में ए न रूमेन ऐसा ही लिख कर देगा। तो आपको थोड़ा सा क्या है, इंग्लिश के लिए फेमिलियर होना ही पड़ेगा। चलो अगले प्रश्न से बात करते हैं। दूध उतरने में शामिल होने वाला हार्मोन वही आपका ऑक्सीटोसिन, ए ऑप्शन में दिया है। अगला प्रश्न, शरीर का वह हिस्सा जो देशी मवेशियों में मौजूद है पर विदेशी में नहीं, मतलब वो पार्ट जो एक्सोटिक में नहीं है पर इंडियन में है। तो हमने थोड़ी देर पहले ही कहा था हम्प और ड्यूलैप। इस प्रश्न में 2 उत्तर है, कुबड़ और गलगंबल। ये 2 भाग जो है विदेशियों में नहीं है पर देशियों में है। तो इस प्रश्न के कितने उत्तर हैं? 2। परीक्षा में कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2-2 उत्तर मिल जाते हैं। अब उसमें से कोई एक ही लगाना पड़ता है, तो एक हम कोई सा भी लगा देंगे, हमको बराबर नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलो अगला बढ़ाते हैं। दूध दोहन की प्रक्रिया, तो अभी हमने कहा था दूध दोहन की उत्तम प्रक्रिया के लिए हमें 5 से 7 मिनट का समय चाहिए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा गाय की मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहला जो भाग है मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा जिसको बोलते हैं हिंदी में मूत्र मार्ग। भाई मूत्र मार्ग से मूत्र निकलता है, जनन का कोई काम नहीं है, इसलिए फीमेल के अंदर यूरेथ्रा मूत्र मार्ग उसका पार्ट नहीं है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो सही उत्तर ए। अच्छे दोहक में थनों को लटकाने वाले पेट के हिस्से तक की नसें गुड मिलकर, मतलब वह जानवर जो ज़्यादा दूध देता है उसको हम कहते हैं गुड मिलकर, उसके अंदर आयन होता है ना। आयन पिछली टांगों के पास थैली नुमा रचना, और उस थैली नुमा रचना पर जो शिराएं हैं वो मोटी होगी। जितनी ज़्यादा शाखित होगी दूध उत्पादन उतना ज़्यादा रहेगा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ए रहेगा। चलो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आपको कहा अकॉर्डिंग टू पेसेज ऑफ इंजेस्टा कंपार्टमेंट ऑफ रूमिनेंट स्टमक आर, इंजेस्टा के मार्ग के अनुसार, अरे इंजेस्टा मतलब किस किस भाग में पहले जाएगा, उसके अनुसार आपको आमाशय के खंड बनाना है। मैंने अभी लिखे थे RROA, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम, यही 4 नाम। डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। मैंने भी इसी क्रम में लिखा था कि जिस तरह से उनके अंदर भोजन जाता है, पहले रूमेन में जाएगा, फिर मधुकोश में, फिर ओमेजम में, और फिर एबोमेजम में जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, गाय का गर्भाशय किस प्रकार का होता है? तो गाय का गर्भाशय द्विपक्षीय या बाइपर्टाइट होता है। सही उत्तर है ए। अगर हम बात करें तो गर्भाशय के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। अलग अलग प्रकार में एक है सिंप्लेक्स, एक है डुप्लेक्स, एक है आपके पास में बाइपर्टाइट, और दूसरा है बाइकॉर्नोवेट, द्विश्रृंगी जिसको हम बोलते हैं। तो सही जवाब हमारा क्या रहेगा? ए वाला। अगले प्रश्न की, गाय में दूध का स्त्राव कहाँ होता है? तो पहला प्रश्न था हमारा एल्वुलाई में होता है। सी उत्तर इसका सही रहेगा। अगला, गाय में मुंह, नाक और जबड़े सहित, ये मुंह, ये नाक
और ये जबड़े, जबड़े सहित जो भाग होता है उसी को हम बोलते हैं मजल। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। मवेशी के अग्रभाग के बीच में उभरे हुए मांसल द्रव्यमान को कहते हैं अ फ्लशी ब्लजिंग मास बिटवीन एंड इन फ्रंट ऑफ फोर लिम्ब। फोर लिम्ब के आगे की तरफ है ना, अब ये लिखा है द फ्लशी ब्लजिंग मास बिटवीन एंड इन फ्रंट ऑफ फोर लिम्ब। तो अगली टांगों के बीच में, अगली टांगों के बीच में जो मांसल भाग उभरा हुआ है उसको हम पहले ही ब्रिस्केट या अधरवक्ष नाम से बता चुके हैं। चलो, आमतौर पर जुगाली करने वालों के पेट में, पेट आमाशय के 4 भाग हैं, आर आर ओ ए, पर झूठे जुगाली में 3 हैं और जो जुगाली नहीं करते उनमें 1 है। अगला प्रश्न, घरेलू पशुओं की अग्र टांग में कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती? भाई अगली टांगों की अगर बात करें ना, तो अगली टांगों के अंदर फीमर नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम पढ़ाते भी हैं कि सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर, जो कि कहाँ पाई जाती है? पिछले पैर की जांग में। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो गया? सी। और बची हुई बाकी 3 हड्डियां हैं वह अगले पैर में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, गायों के सींग के आधार के बीच का भाग, द पोर्शन बिटवीन द बेसिस ऑफ हॉर्न। सींग जो होते हैं, सींग का जो आधार होता है वहाँ पर जो भाग है उसको कहते हैं सिर की शिखा। बी उत्तर, हेड क्रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, वही मवेशी के पेट का पहला कक्ष। अरे पहला कक्ष, पेट बोल रहा है मतलब आमाशय की बात कर रहा है। स्टमक का पहला पार्ट आर रूमेन, रूमेन रूमेन पाया जाता है, रोमंथिका। और फिर अभी थोड़ी देर पहले ही हमने कहा था ऊंट के अंदर कितने भाग होते हैं? 3। झूठा जुगाली करने वाला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमको क्या मिलेगा? ए। चलो, तो ये थे हमारे पिछले 10 सालों में आए 41 प्रश्न। और आप देख सकते हैं इन प्रश्नों की आपके सामने एक हमने उत्तरमाला भी प्रस्तुत कर दी है। अगर किसी प्रश्न में आपको लगता है तो देखिए, एक प्रश्न 28 नंबर का है जिसके 2 उत्तर दिए हैं, ए और डी। तो ये पिछले 10 सालों के प्रश्न और उनके संबंध में आसपास की जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी वो मैंने आपको एकत्रित करके दी है ताकि परीक्षा के हिसाब से आपके लिए उपयोगी हो सके। तो आप इसी तरह के प्रोग्राम से जुड़े रहिए और अपने नॉलेज को अपडेट करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।